वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97 फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई समुद्रगुप्त के सामरिक अभियान का विवरण दीजिए। ये दो टाइप से पूछ सकता है, समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान का विवरण दीजिए या फिर ऐसे समुद्रगुप्त के सामरिक विजय का विवरण दीजिए। इसका आंसर हम अच्छे से समझेंगे, हर पॉइंट को लिखते जाएगा जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, समुद्रगुप्त परिक्रमाणक 350 से 375 ईस्वी। अब तो चलिए अब इसका हम आंसर रीड करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से उत्पन्न हुआ था। समुद्रगुप्त न केवल गुप्त वंश के बल्कि संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। निस्संदेह उसका काल राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जा सकता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी समुद्रगुप्त का सामरिक अभियान। ठीक है, देखिए राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद समुद्रगुप्त ने अपना अभियान प्रारंभ किया। वह एक महान विजेता था जिसकी दिग्विजय का उद्देश्य प्रयाग प्रशस्ति के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना धरबिंडित था। प्रयाग प्रशस्ति उसकी विजयों का पूरा विवरण हमारे समक्ष उपस्थित करती थी जिसे हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट है, पहला है हमारा पॉइंट, पहला है आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छोटा सा युद्ध किया जिसमें उसने 3 शक्तियों को पराजित किया। इसका उल्लेख प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्तियों में मिलता है। इन शक्तियों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है अच्युत, ये संभवतः नागवंशी राजा था जो अहिच्छत्र में शासन करता था। इस स्थान की पहचान बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित रामनगर नामक स्थान से की गई जाती है जहां से अच्युत नामांकित कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है नागसेन। नागसेन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक नागवंशी राजा था जो पद्मावती ग्वालियर जिले में स्थित पडपैवा में शासन करता था। नेक्स्ट है कोतकुलज। तीसरे शासक का नाम ही नहीं मिलता बल्कि ये कहा गया है कि यह कोत वंश में उत्पन्न हुआ था। ये तो हमारे पॉइंट्स है। देखिए नेक्स्ट है उपयुक्त युद्ध को आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल तक हिमालय पर्वतों के बीच स्थित भाग को आर्यावर्त की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त केपी जायसवाल का विचार है कि इन तीनों राजाओं ने एक सम्मिलित संघ बना लिया था और समुद्रगुप्त ने इस संघ को कौशाम्बी में पराजित किया था। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग दक्षिणापथ का युद्ध। देखिए प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के अभियान के बाद दक्षिणापथ के अभियान का उल्लेख है। दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच प्रदेश से है। सुदूर दक्षिण के तमिल राज्य इसकी परिधि से बाहर थे। गंगा घाटी तथा मध्य प्रदेश अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ का विजय अभियान आरंभ किया। प्रशस्ति की 19वीं तथा 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। इन राज्यों को पहले तो समुद्रगुप्त ने जीता, समुद्रगुप्त ने जीता किंतु फिर कृपा करके उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। उसकी इस नीति को हम धर्म विजयी राजा की नीति कह सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनसे भेंट उपहार आदि प्राप्त करके ही संतुष्ट हो गया था। इन राजाओं के नाम इस प्रकार मिलते हैं। देखिए राजाओं के नाम हम पढ़ते हैं। देखिए कौशल का राजा महेंद्र, दूसरा है महाकांतर का राजा व्याघ्रराज, तीसरा है कौरल का राजा मंटराज, चौथा है पृष्ठपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर का राजा स्वामीदत्त, छठा है एरंडपल का राजा दमन, काची का राजा विष्णुगोप, आठवां है अवमुक्त का राजा नीलराज, नौवां है वेदिक का राजा हस्तिमावर्मा, 10वां है पालक का राजा उग्रसेन और 11वां है देवराष्ट्र का राजा कुबेर और 12वां है कुस्थलपुर का राजा धनंजय। क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखिए हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कौशल का महेंद्र, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम कौशल के राजा महेंद्र पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। यहाँ कौशल से अभिप्राय दक्षिण कौशल से है। दक्षिण कौशल में वर्तमान बिलासपुर जो कि मध्य प्रदेश, रायपुर और संभलपुर उड़ीसा जिले में सम्मिलित है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है महाकायंतर का व्याघ्रराज। ये कौशल के दक्षिण का वन प्रदेश जान पड़ता है। ये व्याघ्रराज पूर्वी गोंडवाना का राजा था जिसकी राजधानी संबलपुर थी। नेक्स्ट है कोराल का मंटराज। प्राग प्रशस्ति में ये स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा जा सका। राय चौधरी ने इसकी पहचान दक्षिण भारत के कोराल नामक ग्राम से किया था। नेक्स्ट है पिष्टपुर का महेंद्रगिरी। पिष्टपुर आंध्र के गोदावरी जिले का पिष्ठापुरम है। नेक्स्ट है गिरी का कोट्टूर का स्वामी दत्त। कोट्टूर संभवतः उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोट्टूर नामक का स्थान था। नेक्स्ट है एंडरपल का दमन। एंडरपल की पहचान आंध्र के विशाखापट्टनम जिले में स्थित इसी नाम से की जाती है। नेक्स्ट है कांची का विष्णुगोप। यह राज्य कृष्णा नदी के मुहाने से पालेर अथवा कावेरी नदी तक विस्तृत था। कांची आधुनिक कांजीवरम है जो कि चेन्नई के समीप स्थित है। विष्णुगोप पल्लव वंशी राजा था और कांची उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है अवमुक्त का नीलराज। यह राज्य कांची और वेगी के बीच स्थित था। डॉक्टर राय चौधरी और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी नीलराज को गोदावरी जिले में स्थित नीलपल्ली से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है वेगी का हस्तिवर्मन। वेगी की पहचान कृष्णा तथा गोदावरी के बीच एल्लोर के समीप स्थित वेगी तथा पेडु वेगी से की गई जिसका राजा हस्तिवर्मन था। नेक्स्ट है पालक्व का उग्रसेन। पालक नेल्लोर जो कि तमिलनाडु जिले के पालक्कड़ नामक हैं। नेक्स्ट है देवराष्ट्र का कुबेर। देवराष्ट्र की पहचान इतिहासकार डुबील ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के विजयपट्टनम जो कि विशाखापट्टनम जिले में स्थित एलमंचिली नामक परगना के साथ की है। नेक्स्ट है कुत्सिलपुर का धनंजय। कुत्सिलपुर की पहचान बार्नेट ने उत्तरी आर्काट में पोल्लूर के समीप स्थित कुट्टलपुर से की है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। दक्षिणापर्त के अभियान से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध किया जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम युद्ध में उसने उत्तर भारत के राजाओं को केवल परास्त किया था, उनका उन्मूलन नहीं किया था। राजधानी में उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उत्तर के शासकों ने पुनः स्वतंत्र होने की चेष्टा की। अतः दक्षिण की विजय से वापस लौटने के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें पूर्णतः उखाड़ फेंका। इस नीति को प्रशस्ति में क्या कहा गया? प्रशोभद्रण कहा गया। नेक्स्ट है ये दक्षिण में अपनाई गई ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के प्रतिकूल थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राजाओं का विनाश कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख हुआ। उल्लेखनीय है कि यहाँ उनके राज्यों के नाम नहीं दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला है रुद्रदेव, दूसरा है मंतिल, तीसरा है नागदत्त, चौथा है चंद्रवर्मा, पांचवा है गणपतिनाग, छठा है नागसेन, सातवां है अच्युत, आठवां है नंदी और नौवां है बलवर्मा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आठविक राज्यों का विजय। देखिए प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में ही आठविक राज्यों की भी चर्चा हुई है। उनके विषय में ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने सभी आठविक राज्यों को अपना सेवक बना लिया था। क्या बना लिया था? सेवक बना लिया था। परिचारकीकृत सर्वाट विकराजस्व क्लिप्ट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक वो वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। ऐसा लगता है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिणी अभियान पर जा रहा था इन राज्यों ने उसके मार्ग पर अवरोध उत्पन्न किए, अतः उसने ये जीत कर पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग सीमांत प्रदेश। समुद्रगुप्त ने आंतरिक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सीमांत प्रदेश की विभिन्न जातियों पर ध्यान दिया। प्रयाग प्रशस्ति में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों को अलग अलग उल्लेख किया गया। ये प्रदेश राजतंत्रात्मक थे। नेक्स्ट है हेडिंग हमारी कब पूर्वी सीमांत प्रदेश। पहला है समतट पूर्वी बंगाल का समुद्री प्रदेश, दूसरा है डवाक संभवतः ढाका एवं चटगांव जिले, तीसरा है कामरूप जो कि वर्तमान आसम और चौथा है नेपाल, पांचवा है कृतपुर, कुमाऊं, गढ़वाल और रुहेलखंड का कुछ भाग। देखिए हमारा ख नंबर है पश्चिमी सीमांत प्रदेश। प्रयाग प्रशस्ति में पश्चिमी सीमा के 9 जातियों के राजाओं का उल्लेख किया गया है। ये सभी गणतंत्र राज्य थे। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है मालवा। मालव ये गुप्तों के समय मंदसौर पर राज करते थे तथा पंजाब में मालवा जय तथा मालवगढ़ जय लिखा मिला करता था। दूसरा है योधौ, ये हरियाणा में रहते थे। उनकी मुद्राओं में बहुधान्यक योधयानम अंकित मिला हुआ है। तीसरा है अर्जुनायम, ये अलवर और भारतपुर में रहते थे जहाँ इनकी अर्जुनियाना जय अंकित मुद्राएं प्राप्त हुई। चौथा है मद्रक, यह यौधेयों के उत्तर में थे तथा इनकी राजधानी शौकल जो कि सियालकोट थी। नेक्स्ट है पांचवा है आभीर, ये मध्य प्रदेश के पार्वती और बेतवा नदी के बीच आहिरवाड़ा में रहते थे। छठा है प्राजुर, इसकी राजधानी मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर व नरसिंहगढ़ थी। सातवां है सनकानी कट, इनका राज भिलसा के पास था। आठवां है काक, यह सनकानी के पड़ोस में थे। और नौवां है खरपरी, ये मध्य प्रदेश के दमोह में बसे थे। नेक्स्ट है साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के द्वारा उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। प्रयाग प्रशस्ति में उसे धरणीबंध कहा गया, जिसका अर्थ भारत का एक राष्ट्र सम्राट बनने से था। सिंहासन पर बैठते उसने दिग्विजय की योजना बनवाई। इसने उसके साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात को छोड़कर समस्त भारत शामिल था। देखिए निष्कर्ष में हम हेडिंग में क्या लिखेंगे। समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली शासक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने लगभग 30 वर्ष 350 से 375 ईस्वी तक शासन किया। भारत के विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बावजूद उसने उत्तर भारत के राज्यों को अपने केंद्रीय शासन के अधीन रखा। उसने दूरस्थ विजित क्षेत्रों को अपने सीधे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया, जो उसकी दूरदर्शिता को प्रकट करता था। उसने उत्तरी भारत को मजबूत केंद्रीय शासन से एकता प्रदान कर एक महान साम्राज्य की नींव रखी। उसकी सफलता उसके सैनिक अभियानों का परिणाम थी। तो ये था आज का आंसर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट आंसर में। थैंक यू। इसकी PDF चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा।